अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हीं से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले जो आपको बता रही हूं और जिस पर बात करेंगे। क्या ईरान को पुतिन परमाणु दे सकते हैं? आज सवाल ये पूछ रही हूं महाभारत में, क्योंकि एक बड़ी बैठक मॉस्को में रशिया में हुई है और उस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन परमाणु बम ईरान को सौंप सकते हैं, और इसका सीधा मतलब ये होगा क्या वो जंग में शामिल हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये आगे आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ आज महाभारत में सवाल ये भी कि क्या तेल में आग लगाएगा ईरान? ईरान के पास वो ताकत है कि वो तेल के दाम बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका भारत पर असर पड़ेगा? भारत कैसे इस आग से बच पाएगा? क्या उसका तरीका भारत ने पहले ही निकाल लिया है? आज उसकी भी बात करूंगी महाभारत में। और इसी के साथ साथ महाभारत में यह भी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बम तो गिरा दिए हैं ईरान पर, लेकिन बाकी देशों ने ट्रंप की घेराबंदी शुरू कर दी है, अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी है। क्या ये अमेरिका के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा? कौन कौन से देश हैं जो अब ट्रंप की घेराबंदी में लग गए हैं, और कैसे हो रही है ये घेराबंदी? आज महाभारत में आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिसकी चर्चा दुनिया इस वक्त कर रही है, और ये कह रही है कि क्या रूस इस जंग में शामिल होगा? क्या युद्ध में पुतिन शामिल हो गए हैं? तस्वीर देखिए, पुतिन रूसी राष्ट्रपति जहां मेज पर बैठे हैं, बातचीत की, उनके सामने है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ये दोनों ही नेता मॉस्को में मिले हैं। मॉस्को पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, और अयतुल्ला का खत लेकर पहुंचे हैं। वो खत राष्ट्रपति पुतिन को सौंपा है। तो ये बैठक अहम है। ईरान से खमनई ने क्या संदेश पुतिन को भेजा है, आज इसकी भी बात होगी। क्या पुतिन शामिल हो सकते हैं इस जंग में? और अगर ऐसा होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़े कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या उनके खिलाफ वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं? आज महाभारत में इसकी बात करने वाली हूं, क्योंकि रूस का इस जंग में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर होगा। आज सबसे पहले आपको यही बताती हूं कि रूस से वो बयान क्या आया है, जिस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। मॉस्को शहर पर आज पूरी दुनिया की नजर है, और वो क्यों है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंच गए, और वहां ईरानी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। B-2 बॉम्बर की तबाही के बाद तुरंत ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे, इसीलिए यह मुलाकात बहुत अहम है। रूस ने पहले ही अमेरिका को इस युद्ध को लेकर और इसमें शामिल होने को लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी। रूस ने पहले ही चेताया था कि अमेरिका इससे दूर रहे। यह भी कहा था कि अगर खमनई को मारने के बारे में सोचा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह रूस ने पहले ही कहा था। अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पुतिन के बहुत करीबी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है ईरान को कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर देने को तैयार हैं। इसका मतलब समझिए, मेदवेदेव कह रहे हैं, पुतिन के करीबी कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो परमाणु बम, परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान को देने को तैयार बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या रूस ईरान को परमाणु बम दे सकता है? इसी के साथ क्या रूस नया वॉर फ्रंट खोलने के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ, ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ? क्या रूस एक नया वॉर फ्रंट खोलेगा? ईरान के साथ परमाणु साथ जारी रहेगा? क्या यह सवाल आज महाभारत में पूछूंगी। और क्यों कह रही हूं? क्योंकि पुतिन और जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया क्या मिलकर एक वॉर फ्रंट खोल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ? वो घेराबंदी कैसे हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी देख लीजिए। पहले कैसे हो रही है ये घेराबंदी? यूएनएससी में
अमेरिकी हमले के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और रूस, चीन और पाकिस्तान ने इसमें प्रस्ताव रखा है। बिना शर्त युद्ध विराम होना चाहिए, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है। अब इसमें रूस ने क्या कहा, यानी पुतिन की तरफ से संदेश क्या है, ये समझिए। अमेरिकी हमला गैर जिम्मेदाराना है, ये रूस कह रहा है। ये हमला भड़काऊ और खतरनाक है। अब ये देखिए, इस गोल में इस पर घेराबंदी डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। मध्य पूर्व में ताकत से शांति बहाली नहीं होगी, ये चीन ने कहा है इस बैठक में। चीन का भी संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ है। वो कह रहे हैं अमेरिका ने हालात नियंत्रण से बाहर कर दिए हैं, पूरी तरह से बाहर कर दिए। और उसमें और कौन आया है? अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए नॉर्थ कोरिया आ गया है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अशांति फैला दी है, यह कह रहे हैं किम जोंग उन के अधिकारी, नॉर्थ कोरिया के अधिकारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ट्रंप की घेराबंदी किस तरह से हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी आपने तस्वीर देखी, एक रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद मेरे साथ इजराइल के पूर्व जो सैनिक है, आईडीएफ सोल्जर, वो भी जुड़ेंगे और ईरान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। दोनों से पूछूंगी ये युद्ध कहां जा रहा है। पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु साइट ध्वस्त कर दी। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान की तरफ से ट्रंप को चेतावनी के साथ साथ इजराइल पर हमला जारी है, लेकिन इस बीच इजराइल का ईरान पर सबसे भीषण हमला हुआ है। आज इजराइल ने 6 ईरानी एयरबेस पर बम बरसाए, 15 फाइटर जेट्स और चॉपर्स तबाह कर दिए। ईरानी मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को भी तबाह किया। केरमन शाह पर 15 लड़ाकू विमानों से हमला किया। हमले में 10 IRGC सैनिक मारे गए। ईरान और इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें दुनिया देख रही है, लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर पर दुनिया की नजर है। ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को में हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। ईरान के विदेश मंत्री का रूस पहुंचना अपने आप में एक तहलका मचा रहा है। रविवार को रूस ने ऐलान करके तहलका मचा ही दिया था कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर हथियार सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में यह बयान बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस जंग में पुतिन की एंट्री अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। रूस अमेरिका पर लगाम लगाना चाहता है। रूस अमेरिका दोनों ही परमाणु संपन्न है। रूस अमेरिका दोनों ही UNSC के सदस्य हैं। रूस इस जंग में अमेरिका को उलझा सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मॉस्को पर है और मॉस्को से निकलने वाली बड़ी खबर पर भी। क्या पुतिन इस जंग को बारूदी ईंधन देने वाले हैं? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एयर कॉमोडोर AS बहल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर समरपाल तूर, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं। और मैं आपको यह बताऊं कि मेरे साथ बेनी बेंजामिन, जो कि फॉर्मर IDF सोल्जर है, सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। इसी के साथ साथ मेरे साथ ईरान से मेहमान जुड़ रहे हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो कि ईरान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैं उनके पास जाऊंगी क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। खबर ये आ रही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं मॉस्को। अब उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या परमाणु बम या परमाणु टेक्नोलॉजी पुतिन दे सकते हैं। मैं जरा सीधे जमीर साहब के पास ही जा रही हूं। प्रोफेसर जमीर, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। आप ईरान से सीधे जुड़े हैं हमारे दर्शकों के लिए। मेरे साथ अभी बेनी बेंजामिन भी जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर सोल्जर IDF हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आपसे अलग से उससे पहले बात करूं। आपको क्या लग रहा है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं, मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने कह दिया कि बहुत से देश हैं जो परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु बम दे सकते हैं ईरान को। अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इसको लेकर बातें हो रही हैं। प्रोफेसर साहब जी,
देखें, ये न्यूज के लिए और सेंसेशनलिज्म के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ईरान की नैतिक और मॉरल वैल्यू सिस्टम में आपको बता दूं कि ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई का फतवा है कि हम इस्लामी तौर पर कोई भी ऐसा वेपन नहीं बना सकते जिससे ह्यूज डैमेज हो, और न्यूक्लियर बॉम्ब का बनाना इस्लामी तौर पर ईरान कौम के लिए, ईरानी साइंटिस्ट्स के लिए हराम है। तो ये आप जान लें कि ये जो परमाणु बम की बात हो रही है, तो ये आप समझ लें कि ये टोटल जो लड़ाई है ये झूठ की बुनियाद के ऊपर है। देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बयान कर दूं। जी, मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने जो बात कही इसका सीधा मतलब ये है, ईरान से लाइव हमारे साथ प्रोफेसर जमीर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपसे ये पूछ रही हूँ प्रोफेसर साहब कि क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई बॉम्ब बनाएगा ही नहीं ईरान, क्योंकि इसी बिना पर तो अमेरिका ने हमला किया कि वहां परमाणु बम बनाए जा रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ फतवा है, ये ईरान में हो ही नहीं सकता कि परमाणु बम बने। अहमदीनेजाद की जो रिजीम थी तो उन्होंने तो कहा कि वो परमाणु बम बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर जमीर, आप मुझे कोई भी इरानियन ऑफिशियल्स का लास्ट 40 इयर्स में एक भी स्टेटमेंट बता दें जहां वो कह रहे हैं कि हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं। टोटली गलत खबर है, वेस्टर्न खबर है। और मैं आपको ये बता दूं, जो IAEA के चीफ अभी हैं ग्रॉसी जी, उनका 3 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा है जिन्होंने खुल के कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हमारे पास ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं है। ये IAEA के चीफ कह रहे हैं। आपको मैं कुछ फैक्ट्स बयान करता हूं ताकि आप एक हिस्ट्री आपके व्यूअर्स समझें कि ईरान ने NPT साइन किया है। ठीक है, NPT वो एक ट्रीटी होती है जहां पर आप पूरी दुनिया को इजाजत देते हैं कि आपकी कंट्री में आए और इंस्पेक्शन करे। ईरान के जितने इंस्पेक्शंस हुए हैं उतने किसी कंट्री के नहीं हुए हैं। दूसरी चीज, ईरान के अंदर इजराइल NPT साइन नहीं किया है। इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान ने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं बनाना है, और ईरान ने कहा कि आप आके चेक करो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी आके चेक करती है। ठीक। दूसरी चीज, आप गौर करें इस बात के ऊपर, 2015 में पूरी दुनिया ने आके ईरान के साथ नेगोशिएशन की, JCPO का एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उधर यूरोपियन 4 कंट्री थी, अमेरिका था और ईरान थे, और इन लोगों ने मिलके, ईरान ने अग्री किया और दुनिया ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ी पीस ट्रीटी है, फला है फला है फला है। लेकिन ये धोखेबाज लोग हैं। इन लोगों ने 2015 में ये किया। 2018 तक IAEA ने 19 बार 19 टाइम्स कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और इंस्पेक्शन से राजी हैं। फिर 19 टाइम्स कहा। देखिए, 2018 में आके ट्रंप ने उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया, कहा कि नहीं, हम इस एग्रीमेंट को अग्री नहीं करते हैं। देखिए, मैं ये बताऊं कि जरा चलाइए वो तस्वीरें भी, जब इजराइल में बमबारी हुई है, इजराइल में कैसे बमबारी हो रही है, क्योंकि दोनों ही देश इस वक्त, ईरान भी हमला कर रहा है, इजराइल भी हमला कर रहा है। वो तस्वीरें मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रही हूं। लेकिन बहुत बड़ी बात प्रोफेसर जमीर कर रहे हैं। प्रोफेसर जमीर कह रहे हैं कि कोई बम ईरान नहीं बना रहा है, ये IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने इसकी निगरानी की है, ये दादागिरी है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की। अब मैं एक बार जरा बेनी साहब आपके पास जा रही हूं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया। मैं पहले जरा वो खबर चला देती हूं। राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है? इजराइल ने ईरान पर बेवजह हमला किया है, ईरान के हालात पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है, ईरान में सत्ता परिवर्तन का फैसला सिर्फ जनता कर सकती है, सिर्फ जनता। सत्ता परिवर्तन का अधिकार किसी बाहरी को नहीं है, यह राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। रूस इतिहास के सही पक्ष में खड़ा हुआ है। अब देखिए, जो बात प्रोफेसर जमीर ने कही, मैं वही सवाल लेकर बेनी साहब के पास जा रही हूं। बेनी साहब, आप क्योंकि एक IDF के सोल्जर रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहती हूं, प्रोफेसर जमीर कह रहे हैं कि ईरान ने कभी कोई बम नहीं बनाया है, हम तो उसके खिलाफ हैं,
वहां पर तो एक फतवा जारी, हम ऐसे कोई बम नहीं बनाते जिस तरह का जो मानवता को नुकसान पहुंचाए। और इजराइल के पास तो पहले से परमाणु बम है, वो जग जाहिर नहीं करता है। बेनी साहब जरा बताइए। जो रिजीम अपने खुद के पब्लिक को झूठ बोल सकता है, सिर्फ बेनी साहब जो अपने पब्लिक को झूठ बोलता सकता है, तो हम लोग कौन है? एंड हम लोग तो प्रूफ करके बताए हैं। नॉट ओनली आई हैव प्रूव्ड, नॉट मी, सॉरी, द इजरायली थिंग इज प्रूव्ड। अमेरिका ने प्रूफ किया है। वो आई से इसे बोलते हैं ना, वो उसको बोल रहे क्या उन्होंने बताया कि उन लोग के पास बम नहीं था। उन लोग ने तो यूएन में जाके बोला कि दे आर ऑलमोस्ट टू द एटम बॉम्ब। तो ये सब झूठ है। और जो अब्बास अपने बोल रहे हैं वो सब सच है। मैं नहीं जानता हूँ, रियली सच जानता नहीं मैं हूँ। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जो वॉर हो रही है वो खाली पीली तो नहीं हो रही है। हम लोग को क्या वी आर सिटिंग, ऑल आवर पब्लिक इज सिटिंग इन द शेल्टर्स टुडे। दिस इज नॉट फॉर अस, वी आर नॉट डूइंग बिकॉज वी वांट टू डू। उन लोग की पब्लिक इधर नहीं है, शेल्टर्स में नहीं है। नॉट ओनली नॉन शेल्टर्स, उन लोग के पब्लिक को हमला होता ही नहीं हमारे तरफ से। तो मीन्स आई डोंट नो व्हाट बोल रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं और ये खाली ईरान सच बोल रहा है। तो इतना ईरान सच बोल रहा है तो व्हाई द वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑल विथ अस नाउ एंड टेलिंग दैट ईरान इज सपोज टू सिट ऑन अ नेगोशिएशन टेबल। फ्राइडे तक नेगोशिएशन टेबल पर बैठने को तैयार नहीं था। They want that we will not give up. So क्या, I mean, what they want exactly, I don't know. बेनी साहब, मैं एक चीज पूछूंगी आपसे, क्योंकि हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर क्या हो रहा है। आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सवाल मैंने पहले भी पूछा है कई मेहमानों से जो जुड़ते हैं हमारे साथ, कि यहाँ पर एक अस्तित्व और एक वजूद की लड़ाई है। वो लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। इजराइल, आप लोग बार बार जो ये बात कहते हैं, इस वक्त रूस के राष्ट्रपति का जो एक हस्तक्षेप हुआ है, ये एकदम से ईरान के मंत्री का वहां जाना, पुतिन से मिलना, और पुतिन कह रहे हैं कि ये एक बहुत खतरनाक लड़ाई छेड़ दी है। आप लोग रूस के रोल को कैसे देख रहे हैं इसमें? क्योंकि अगर रूस इसमें शामिल होता है तो ये बहुत बड़ी एक लड़ाई हो जाएगी। आई एम सो श्योर जब अमेरिका और रूस बात करते हैं उन लोग के बीच में, एंड हम लोग जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी रूस से बात करता है। इंटरेस्ट ऑफ politic interests, I don't understand this politic interests, because they have an interest in Iran, because they're getting a lot of oil from them, they're getting a lot of gas from them. So I don't know how the interest works, but sometimes politically correct, you must take one side or that side. So that's the political correct things that they are putting is doing. I don't think nothing else than that. मेरे को नहीं लगता है उससे beyond कुछ कर रहा है. But there is an understanding between Putin and Israel. बिल्कुल. अब देखिए, आप मेरे साथ इस वक्त बेंजामिन जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से वो इजराइल का पक्ष रखते हैं हमेशा। आपने आज भी सुना, वो कह रहे हैं कि दोनों ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये मिल रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये फोन पर बात करते हैं, ये संपर्क में है। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच कोई संपर्क नहीं है, लेकिन क्या इसके बावजूद ये एक मल्टी प्रोंग्ड वॉर बन जाएगी, ये हमारे एक्सपर्ट से समझना जरूरी है। मैं एक बार जरा सीधे पहले एक बार एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूँ। एयर कॉमोडोर बहल, जय हिंद सर। आज आप देख रहे हैं किस तरह का एक वर्ल्ड सिनेरियो बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि पुतिन ने एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इसमें नहीं शामिल होना चाहिए था। यूएनएससी में घेराबंदी हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि पुतिन क्योंकि अपना एक वॉर फ्रंट खोले हुए हैं यूक्रेन के साथ, क्या वो इस जंग में शामिल होना चाहेंगे? लेकिन उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दे दिया है, मेदवेदेव ने दे दिया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई भी देश ईरान को दे सकता है, उसके लिए बहुत से देश तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान दे सकता है ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन कोई और देश देगा उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है ईरान की, वो 25 साल का जनवरी 2025 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है। रशिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करता ऑयल इसके साथ, ईरान के साथ, लेकिन ईरान ने उनकी मदद की थी चाहे ड्रोन्स में।
उन्होंने सैकड़ों शाही ड्रोन्स दिए थे उनको यूक्रेन के अगेंस्ट, और साथ में उन्होंने उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी मदद की थी, कंपोनेंट्स में भी मदद की थी ड्रोन्स की। तो जब रशिया को जरूरत थी तो ईरान उनके साथ खड़ा हुआ था। तो रशिया उनकी जरूर डिफेंस इक्विपमेंट में मदद कर सकता है, और उन्होंने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है हम उनकी मदद कर सकते हैं ईरान की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तो खैर एक रोग स्टेट है, उसकी बात क्या करे कोई भी, तो वो स्टेट को छोड़ दीजिए, तो और कोई भी देश कभी भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम कहना चाहता हूँ सुचारिता जी, मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि ईरान अपना 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रशिया भेज दे, ताकि उसको सिक्योर करके रखे जब तक ये वॉर या युद्ध नहीं खत्म हो जाता। इसके सिवाय मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी अपने सोल्जर्स को भेजेगा या फिर कुछ भी करेगा। डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर देगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जरूर उनको घेरेगा अमेरिका को, और साथ में सैटेलाइट इंटेलिजेंस देगा, साइबर में मदद करेगा, लेकिन उनको फिजिकली जो है सोल्जर्स अपने नहीं भेजेगा। अपने कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जो उसकी है वो वहां पे पोजीशन नहीं करेगा। मैं एक और आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा लेती हूँ, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। मैं एक बार अपनी टीम से भी कहूंगी उसे थोड़ा सा क्लियर करा ले। एक बड़ी खबर के बाद अचल जी आपके पास आ रही हूँ, एम्बेसडर अचल, और मेजर तूर के पास भी जाऊंगी। खबर यह है कि इजराइल से जंग को लेकर ईरानी सूत्रों से खबर आ रही है, रूस की अब तक की जो मदद है उससे खुश नहीं है रूसी राष्ट्रपति। अब पुतिन से और ज्यादा मदद चाहते हैं खमनेई, ये कहा जा रहा है कि ईरान बहुत ज्यादा खुश नहीं है जो कि अभी तक मदद की बात रूस ने कही है उससे। ईरान चाहता है कि और ज्यादा मदद करें पुतिन। अब इसका मतलब क्या है, और ज्यादा मदद का मतलब क्या होगा, जरा अचल साहब से पूछ लेते हैं। अचल जी, अगर आप हमें बताएं और ज्यादा मदद इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कर सकता है रूस। हम ये देख रहे हैं कि यूएनएससी में एक घेराबंदी चल रही है जिसमें पाकिस्तान भी है। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई इस युद्ध को बंद करवाइए, ये बहुत घातक है, इसमें सबको रुकना चाहिए। उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, लेकिन और ज्यादा मदद क्या करेगा रूस? तो देखिए, फिलहाल जो अभी का परिप्रेक्ष्य है उस पर आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन है उन जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में। उस पर एक तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, कभी कभी पाकिस्तान और कुछ एक और देश हैं जो खुल के सामने आते हैं जब कभी परिस्थितियां बनती हैं, और वो मोस्टली एंटी, और दूसरी तरफ इस पोलराइजेशन के है सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज लेड बाय अमेरिका। हालांकि एक फर्क ये आया है कि पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बीच में भी थोड़ी दरार आई है, और अमेरिका और वेस्ट के बीच में भी वो समझने और वो अंडरस्टैंडिंग आज की तारीख में नहीं है जो शायद 2 या 4 साल पहले थी। अब इस परिप्रेक्ष्य में रशिया और चाइना का ईरान के साथ आना बहुत ही स्वाभाविक है। फिलहाल ये मॉरल और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट है। इससे पहले इनके जो व्यापारिक संबंध तो चल ही रहे हैं, और मटेरियल सपोर्ट की जहाँ तक बात है, क्या रशिया इस पोजीशन में है कि, या चाइना इस पोजीशन, रशिया खासतौर से इस पोजीशन में है कि वो उसको इक्विपमेंट, वेपन्स और ये सब चीज़ें सप्लाई कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट यूक्रेन में है 3-3.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और किसी भी डिसाइसिव डायरेक्शन में वो फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, जो मेदवेदेव जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन है और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जितने जानकार लोग हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इसको खारिज किया है जी, और खारिज इस तरह से किया है कि ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कोई कश्मीरी सेब तो है नहीं कि आप एक पेटी में डाल के उन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे। और शायद यही वजह है एम्बेसडर मल्होत्रा के ये बात बार बार कही जा रही है कि पुतिन एक हद तक ही इस जंग में शामिल होंगे, वो एक हद तक ही इसमें सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो देश हैं, अमेरिका एक परमाणु संपन्न देश है, रूस खुद एक परमाणु संपन्न देश है, और यहाँ पर जहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर इन्वॉल्व हो जाती है तो जो खतरा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।
मैं एक बार जरा प्रोफेसर जमीर के पास वापस जाना चाह रही हूँ। मेजर तूर के पास पहले चली जाती हूँ, उसके बाद प्रोफेसर जमीर के पास जाऊंगी। मेजर तूर, मुझे जल्दी से जरा बताइए, यहाँ पर मेरे साथ प्रोफेसर जमीर हैं, वो ईरान से जुड़े हैं हमारे साथ, और वो ये कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बारे में एक तरह से हमने कभी, हमारी रिजीम ने नहीं कहा है कि हम परमाणु बम बनाना चाहते हैं, हम इसे मानवता के खिलाफ मानते हैं और ये हम पर थोपा जा रहा है। ये एक तरह से प्रिटेक्स्ट देकर बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर बमबारी करो। देखिए, मैं प्रोफेसर जमीर को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो IAEA के हेड हैं राफाएल ग्रॉसी ने दावे से कहा है कि IAEA को 400 kg मतलब यूरेनियम 400 kg यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड हो चुका था, उसका कुछ अता पता नहीं है, उसकी आइडिया ही नहीं है कहाँ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनानी ही थी फॉर सिविल न्यूक्लियर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और लोकेशंस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? 2। नंबर 3, 47 इयर्स हो गए हैं खमेनी जी को पावर में रहते हुए। हमास का अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया, हुतियों का किसी ने नाम नहीं लिया, इस्लामिक जिहाद का किसी ने नाम नहीं लिया, हिजबुल्लाह का कोई नाम नहीं ले रहा, आइसिस का कोई नाम नहीं ले रहा। ये वो ही गुट हैं और ये सबका ताल्लुक ईरान के साथ है, शिया के साथ। तो आप लोगों ने 45 साल आतंकवाद फैलाया है पूरी दुनिया में, और अब आप बात कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी और फतवा दे दिया कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अगर खमेनी जी गुजर गए, उनके बेटे उनकी जगह ले लेते हैं, तो क्या वो फतवा रहेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हम सबको जमाने के साथ चलना है, और जिस तरीके से आपने तो एक स्लोगन को ही जन्म दे दिया, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। आपने रेडिकलाइज इतना किया हुआ है अपनी पब्लिक को। आपका एक स्पेशल जेल है तेहरान में, एविन प्रिजन, उसके अंदर पॉलिटिकल डिटेनीज है, आपके पत्रकार है, लेखक, स्कॉलर्स है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तो मेजर तूर मैं आपके पास, मेजर तूर मैं प्रोफेसर जमीर से कुछ सवाल इस पर भी लेना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा, ये सवाल बिल्कुल सही है, आप जो बात कह रहे हैं कि यहूदियों को लेकर या फिर इजराइल को लेकर जो एक सवाल उठाता रहा है ईरान की रजीम, मैं उसको लेकर भी प्रोफेसर जमीर से पूछूं। उससे पहले जरा दिखाती हूं कि ईरान कर क्या सकता है, क्योंकि ईरान क्या तेल में आग लगा सकता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईरान और यहाँ पर फारस की खाड़ी। अब ये बहुत छोटा सा जो आप ये देख रहे हैं पानी का मार्ग, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर ईरान यहाँ बंद कर दे इसे, और वो बंद कैसे करता है, कई बार यहाँ पर इस तरह के धमाके भी करा सकता है कि कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस ना करे। इसे बंद करना यानी सीधा मतलब ये है कि जो तेल यहाँ से निकलेगा, इराक से, सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, उसे जाने में, बाकी देशों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। अब जरा चलाइए इसे। इसीलिए तेल में कैसे आग लगा सकता है ईरान, ये आपको बता रही हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर देता है, चलाइए जरा इसे, क्योंकि अगर उसे बंद कर देगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, इसे अगर ईरान बंद करेगा तो ईरानी संसद में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। इसीलिए कह रही हूं, अगर इसे बंद करेगा तो क्या होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक प्रमुख चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी जैसा गला चोक करते हैं, वैसे ही इसको यहां चोक कर दिया तो कोई शिप नहीं गुजर सकता है। फारस की खाड़ी को अब अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल व्यापार का महत्वपूर्ण गलियारा है, और दुनिया के 20% तेल और 25% गैस की ढुलाई यहीं से होती है। हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट यहीं से होता है। और एशिया, यूरोप और अमेरिका, अब मैं बात सुनिए कि एशिया भी, यूरोप में भी बहुत से देश और अमेरिका को सप्लाई तेल की यहीं से होती है। तो अगर इसे बंद किया तो यूरोप के देशों में भी तेल को लेकर एक हाहाकार मच सकता है, दाम बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो क्या उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। जल्दी से आपको बताती हूं कि भारत पर इसका असर क्यों
उस तरह से नहीं पड़ेगा, जी हां, नहीं पड़ेगा जैसा कि यूरोपियन देशों पर पड़ सकता है। ये क्यों कह रही हूं? तेल आपूर्ति में भारत के लिए काफी विविधता है। विविधता मतलब 40 देशों से तेल आयात कर रहा है इस वक्त भारत। पहले 27 देशों से तेल आयात करता था, लेकिन उसके बाद हमने उसे बदला। रूस अब सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है भारत के लिए। स्विस नहर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते हमारे यहां पर तेल आता है, या प्रशांत महासागर रास्ते होती है आयात। 2025 में रूस से 21 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन आयात हमने किया तेल। भारत एलएनजी कतर से भी आयात करता है तेल। इसी के साथ साथ कतर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करता है, जहां से हमारे पास तेल आता है। कतर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए अगर उसे चोक भी किया जाता है तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो भारत के लिए उस तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूरोपियन देशों को दिक्कत हो सकती है, इसी की बात मैं कह रही हूं। अब मैं जरा एक बार प्रोफेसर जमीर के पास जा रही हूं। प्रोफेसर जमीर, ईरान बहुत कुछ कर सकता है। ईरान इस वक्त बाकी दुनिया के देशों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर हमला हो रहा है, ये स्वाभाविक है। मैं आपसे पूछूंगी, ईरान में इस वक्त मत क्या है? क्या ईरान पलटवार करेगा? अमेरिका पर, इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान में क्या सोच है? ये युद्ध जो है वो उसी युद्ध का एक कंटिन्यूएशन है जो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में किया है। और जिस तरीके से भारत के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया था, और उस जमाने में वो कॉलोनियलिस्ट साम्राज्य ताकतें थीं, इस जमाने में ये आज की साम्राज्य ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जिनका मकसद ये है कि पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, इन तमाम चीजों को ये लोग अपने कब्जे में ले लें। तो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में 2 किस्म की ताकतें हैं। एक वो ताकत है जो इनके सामने तस्लीम हो जाती है, सबमिट कर देती है और इनकी गुलाम बन जाती है। अब जब ये ताकतें जो गुलाम बन जाती हैं, तो यहाँ पर इन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं चाहिए, यहाँ पर इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं नजर आता। लेकिन वो ताकतें जो इनके सामने झुकती नहीं हैं, जिन्हें स्वाभिमान और गौरव और जिनके अंदर करेज और जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज नैतिकता के हिसाब से अपने मुल्क की आज़ादी और अपने मुल्क की भलाई का सोचना, अगर किसी भी कौम के अंदर ये ताकत अगर पैदा हो जाती है तो उनसे ये लड़ते हैं। अब बहाने अलग अलग होते हैं, कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का होता है, कभी डेमोक्रेसी का होता है, बहाने अलग अलग होते हैं। हकीकत सिर्फ यही होती है कि वो चाहते हैं कि अपनी साम्राज्य ताकत, अपनी कॉलोनियल ताकत को बढ़ाएं और मुल्कों को अपना गुलाम बनाएं। देखिए, जो बात आपने कही है अभी प्रोफेसर जमीर, इस सवाल को लेकर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ये जो सोच ईरान की है ये डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ है, लेकिन इजराइल हमेशा यही कहता है कि ईरान ने तो उसका अस्तित्व नहीं माना है। ईरान हमेशा से कहता आया, आपकी रिजीम्स ने पहले ईरान की कई कहा है कि वजूद का अधिकार ही नहीं है यहूदियों को और इजराइल को। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये सवाल का समझना बहुत जरूरी है कि जब ईरान ने कहा कि इजराइल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि इजरायलियों को मर जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क था पैलेस्टाइन, उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान है, उस मुल्क पर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन है, एक बाहरी मुल्क ने कब्जा किया है जिसका नाम इसराइल है। और जब एक फॉरेन ऑक्यूपेशन एक मुल्क के ऊपर है तो नेचुरल सी बात यह है कि आप कहेंगे कि वो मुल्क आज़ाद होना चाहिए, और जो ऑक्यूपेशन है, जो उसके ऊपर काबिज मुल्क है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर काबिज थी, तो हम नेचुरली इंडियंस ये चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाए और इंडिया जो इंडिया है वो बाकी रहे। तो अगर कोई इसका मतलब ये लेता है कि यहूदियों को मार दिया जाए तो ये गलत है। मैं आपको ये भी बता दूं आपके व्यूअर्स की समझने के लिए कि आप जानते होंगे शायद कि पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इजराइल में सबसे ज्यादा ज्यूज हैं, यहूदी हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में हैं। हत्ता ईरान में पार्लियामेंट मेंबर्स यहूदी हैं।
वहां पर यहूदी जो होते हैं वो अपने दरमियान वोटिंग करते हैं, इनके चीफ रब्बाई हैं यहाँ पर, जो इनके बड़े प्रीस्ट होते हैं वो यहाँ पर हैं। तो ईरान का स्टैंड क्या है ये समझें। प्रोफेसर जमीर, देखिए लड़ाई इसी बात की है। इजराइल हमेशा से लड़ता इसी बात पर आया है कि उसको अस्तित्व का अधिकार नहीं मानते। आप भी नहीं मानते हैं और ईरान नहीं मानता है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन को जिस तरह से उस पर जुल्म ढाया है। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, एयर कॉमोडोर को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एयर कॉमोडोर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस जंग को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि आपने सुना कि ईरान इसे सीधे डिक्टेटोरियल पावर से जोड़ रहा है। वो खुलकर कह रहा है ईरान अमेरिका डिक्टेटर है, अमेरिका ने सिर्फ हम पर बम गिराए क्योंकि वो यहाँ इस पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। हमारे पास कोई बम नहीं थे और ना हम बनाना चाहते हैं। एयर कॉमोडोर, अगर आप ईरान की आर्मी के स्पोक्सपर्सन का स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा है बहुत क्लियरली, गैम्बलर ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है लेकिन इसको खत्म हम करेंगे। और यही चीज मीडिया में भी पहले कही थी कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर वो टाइम लेंगे, सोचेंगे और टारगेट को चूज करेंगे, लेकिन एक ऐसा अटैक करेंगे जो हमेशा अमेरिका याद रखेगा। और जो ईरान है वो हमेशा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाता है। ये नहीं है कि उसने इमीडिएटली रिएक्ट करके अमेरिका पे अटैक कर दिया। उसने दो चीजें की अभी तक, इजराइल पे अटैक्स बढ़ाए हैं और साथ में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की है। लेकिन अभी तक अमेरिका या अमेरिकन एसेट्स पे कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन वो करेगा जरूर। और ये मुझे पता है आने वाले दिन में होने वाला है, अनलेस कोई अच्छा, आप कह रहे हैं करेगा अमेरिकी एसेट्स पे हमला, वो बताना चाहेगा। और वो कौन से एसेट्स होंगे सर? आपको लग रहा है मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर अटैक करेगा, वो हुतीज और हमास के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए हमला करवाएगा? क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसेस हैं और 8 मेजर बेसेस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, जॉर्डन यहाँ पे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एक बेस है प्रिंस सुल्तान का, एयरफोर्स बेस है वो। उसके अंदर 53 उनके F-16 जहाज हैं, 22 के करीब उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, 10 C-130 और एकदम टारमैक के ऊपर खड़े हुए हैं। ऐसे खड़े हैं जैसे इनवाइट कर रहे हो, आओ मुझे अटैक करो। और कोई भी हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर नहीं है जिसके पीछे छुपे हों। तो ऐसे ही जो ज्यादातर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, ये एक टारगेट है, एक ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो करेंगे, क्योंकि इसमें जो देश है, जैसे मिडिल ईस्ट के जो देश है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या दूसरे हो, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आएगा ये अटैक, अभी तक जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। और दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, जो 26 के करीब नेवल शिप्स हैं, 3 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये दूसरा ऑप्शन है उनके पास। तीसरा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, वो करना। और चौथा है प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना, जो कि वो यमन से भी कर सकते हैं, रेड सी के ऊपर। देखिए, मैं इस वक्त जमीर साहब से बात कर रही थी, ये बड़ा दिलचस्प है कि ईरान में प्रोफेसर जमीर कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, हमने तो फतवा जारी किया है अयतुल्लाह ने, यहाँ पर कोई ऐसा बम नहीं बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्हाइट हाउस का जो बयान आया है, परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था ईरान। अमेरिका ने यह बयान दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप को मिली थी खुफिया जानकारी। ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं ट्रंप। वो अभी भी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे कूटनीतिक समाधान हो। ईरान ने कहा है हमें किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है क्योंकि इन्होंने हम पर हमला किया है। ट्रंप चाहते हैं ईरान के लोग खुद तय करें अपना भाग्य। अब आप सोच लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का बयान क्या है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें चलाइए जरा इसमें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत करीब था परमाणु हथियार बनाने के और इसीलिए ये हमला हुआ है। ईरान में अभी प्रोफेसर जमीर से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाना चाहते हैं। मैं एक बार अचल साहब आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। एम्बेसडर, आपको लग रहा है ये क्या वाकई ऐसा है ईरान में कि किसी तरह का कोई फतवा जारी किया कि बोला कि यहाँ पर, हम तो जानते हैं कई रिजीम्स ईरान की रही हैं जो इसके समर्थन में कि वो वहाँ पर परमाणु बम बनाए, या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप और अमेरिका की पूरी एक रची हुई कहानी? देखिए, मुझे फतवा के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिकन जो कहते हैं वो एक नैरेटिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे पूर्ण सच्चाई हो।
2003 में अमेरिका के हिसाब से इराक में सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, और उस प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने इराक पे हमला किया, रिजीम चेंज किया, सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट किया, न्यूट्रलाइज किया। आज तक वो केमिकल वेपन्स मिले नहीं थे। जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, ये मुझे लगता नहीं 25-30 साल से डिबेट हो रही है। मुझे भी एक चांस मिला था जब मैं IAEA में करीब 4 साल तक एसोसिएटेड रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी जिसमें कंक्लूसिवली ये कहा गया हो कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है या बनाने की दिशा में अग्रसर है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर NPT का सदस्य है, उसकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं IAEA के मॉनिटरिंग में है, सेफगार्ड्स एग्रीमेंट के अंदर। बहरहाल ये रिपोर्ट ज़रूर आ रही है कि उसने एनरिचमेंट करी है, और वो एनरिचमेंट जो है शायद उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की हद तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में उनके पास बॉम्ब है या नहीं, ये कोई अभी तक कुछ कंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल, जबकि ये कंक्लूसिवली नोन है। एक मुझे खत्म करने दीजिए, इजराइल के पास 90 बॉम्ब हैं। अब आप क्या गारंटी ये आप कह रहे हैं कि इजराइल के पास बॉम्ब है, वो कभी जग जाहिर नहीं करता है। इजराइल के पास, ईरान के पास है कि नहीं, ये इंक्लूसिव है, क्योंकि ईरान कह रहा है हमने परमाणु बम नहीं बनाए हैं। अब ऐसे में ये पूरी जंग, बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जिस तरह केमिकल हथियार की बात कहकर सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ, क्या उसी तरह का खेल अमेरिका ने अभी खेला है ईरान के साथ। लेकिन इसी के साथ इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो हूती हैं, जो हमास है, हिजबुल्लाह है, ऐसे आतंकी संगठन को समर्थन देने वाला भी ईरान रहा है, और इस वजह से एक डर इजराइल में और बाकी देशों में स्वाभाविक है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।